ठीक है दोस्तों, बात करते हैं डीपीएस नंबर 14 के सोल्यूशन की। तो इसमें पहले क्वेश्चन में लिस्ट 1 में आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, लिस्ट 2 में आपको उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो नॉन जीरो वाले तो खैर हैं ही, नॉन जीरो वाले तो है ही, और वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब 4 हो गया। 4 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। इसमें शुरू वाले जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 1 2 और 3 रहेगा, 3 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसमें 1 2 3 4 और जो बाद वाले जीरोज़ हैं अगर वो डेसिमल के साथ आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो टोटल इसमें 6 हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों ये शुरू वाले कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला इसलिए होगा क्योंकि डेसिमल है, तो टोटल 5 हो गया, तो 5 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला का 2, और पहला का 2 तो बस इसी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बाकी भी तुम देख लेना सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कौन कौन सा पेयर है जिसके पास सेम डायमेंशन है। तो दोस्तों फोर्स और टॉर्क का नहीं, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के इक्वल होता है, तो ये तो गलत हो गया। वर्क और एनर्जी बिल्कुल सही, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोर्स एंड इम्पल्स नहीं, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम के इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, तो ये भी गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है ना, लीनियर मोमेंटम इम्पल्स के और एंगुलर मोमेंटम आपको याद होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है उसका। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही रहेगा, ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो 52.01 मीटर, 153.2 मीटर एंड दोस्तों 0.123 मीटर, और इनको आपको ऐड करना है। तो दोस्तों जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो जो फाइनल आंसर होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें डेसिमल प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस, इसमें कितना है दोस्तों 1 डेसिमल प्लेस, और इसमें कितना है 3 डेसिमल प्लेस। तो फाइनल आंसर जो कुछ भी रहेगा उसके पास बस एक ही डेसिमल प्लेस होगा, है ना, फाइनल आंसर जो भी रहेगा उसके पास बस एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लो किसके पास बस एक ही डेसिमल प्लेस है, इसी के पास है, इसका मतलब आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, बस डेसिमल प्लेस देख हम बता देंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वांटिटी दिया हुआ है ए विच इज पी क्यूब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो दोस्तों रूट आर को हम r⁴ लिखेंगे एंड s लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए कितना रहेगा। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज एरर इन ए अगर आपको चाहिए तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन पी विच इज 0.5%, क्लियर, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन क्यू विच इज 1%, है ना, प्लस हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर विच इज 3% एंड प्लस इसका पावर तो खैर 1 है तो बस हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन एस विच इज 1.5%। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपको 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 1.5 मिलेगा, और वो तो 1.5 है ही, 1.5 1.5 1.5 4.5 प्लस 2 6.5 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका रहेगा दोस्तों 6.5%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ें, वेरी गुड। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी period of oscillation of the same simple pendulum measured using 4 different measuring clocks were recorded as this and this। इसका मतलब है कि एक ही सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को 4 डिफरेंट क्लॉक्स आपने मेजर किया तो 4 डिफरेंट मेजरमेंट्स आपको मिली। आपको अरिथमेटिक मीन बताना है, अरिथमेटिक मीन का मतलब हुआ एवरेज बताना है। ठीक है, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करोगे। तो दोस्तों 4.62 सेकेंड प्लस, ठीक है सेकेंड छोड़ो, सेकेंड लास्ट में हम लिख लेंगे, है ना, 4.62 और क्या लिखा है 4.632 प्लस 4.6 प्लस 4.64, है ना, और डिवाइड करना है इसको 4 से। ठीक है, अब दोस्तों हमको जो फाइनल आंसर चाहिए वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 काम हो रहा है, एक तो हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के हिसाब से लिखा जाता है, और एक हम डिवाइड भी कर रहे हैं, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखा जाएगा, है ना। तो पहले तो तुम ये बताओ कि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है।
तो जाहिर सी बात है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है यहाँ पे है 1 है, बोलो। तो अब जो आंसर आएगा वो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के हिसाब से तुम यहाँ पर लिखोगे, विच इज एक ही डेसिमल प्लेस जो भी रहेगा वो रहेगा। उसके बाद मतलब ये रहेगा डेसिमल और बस एक ही प्लेस रहेगा, ये बात आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। जो भी आंसर आएगा, अभी मैं फिलहाल जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा दो सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके पास कितना होगा? तो इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है वो सेकंड में, वो केजी में, वो मीटर में नहीं है, वो 4 जस्ट आपने काउंटिंग किया है। और यहाँ पर टोटल कितने क्वांटिटीज है? 1 2 3 4, कंफर्म है कि 4 ही है। तो याद है 4 स्टूडेंट्स, 2 हाथी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता था, तो इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हुआ कि इसी के हिसाब से लिखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए और डेसिमल के एक प्लेस तक ही आंसर रहेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बस एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, हम जानते हैं कि इस सब का फाइनल आंसर जो है वो 4.6 सेकेंड ही आएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस आपको निकालना है, वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 200 ± 5 वोल्ट, और करंट दिया हुआ है 20 ± 0.2 एम्पियर, और आपको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्वेश्चन में दिया है, और वैसे भी हम जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा ट्रू वैल्यू वाला पार्ट और एक होगा एरर वाला पार्ट। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम वही करते हैं जो करने को कह रहा है। तो क्या करने को कह रहा है? v डिवाइडेड बाई आई। तो v की ट्रू वैल्यू विच इज 200 डिवाइडेड बाई आई की ट्रू वैल्यू विच इज 20 करोगे तो तुमको 10 ओम मिल जाएगा। अब रही बात ये एरर की, तो एरर के लिए जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर को हम ऐड करेंगे। तो हमको निकालना क्या है? हमको परसेंटेज एरर ही तो निकालना है, तो परसेंटेज एरर को ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन आर कितना होगा दोस्तों? परसेंटेज एरर इन आर कितना होगा? तो परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई, क्योंकि पावर 1 1 है तो कुछ पावर से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन v। और परसेंटेज एरर इन v कितना होगा? तो 5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 प्लस परसेंटेज एरर इन i कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना? 100। क्लियर? और यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा वो परसेंटेज एरर इन r रहेगा। तो परसेंटेज एरर इन r कितना रहेगा? अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 का मतलब होता है 2.5%, यहाँ से आपको मिला, और प्लस का साइन दीजिए, और इसको उड़ाओगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 से 200 कटेगा तो 1 मिलेगा आपको, 1%। तो मिला जुला के ये आपका आता है 3.5%, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रेस, तो आप जानते हैं ना कि स्ट्रेस का वही होता है जो प्रेशर का होता है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है, आपको स्ट्रेस को हालांकि हम सिग्मा से दिखाते हैं, खैर छोड़ो, स्ट्रेस को आप फिलहाल इससे दिखा लो, चाहे स्ट्रेस पूरा ही लिख लो, वही होता है जो प्रेशर का होता है, विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमने रटा हुआ है mlt -2, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर इज यूज फॉर लेंथ, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल एक एल से एक एल कटेगा, ये एल ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि a डॉट बी इज इक्वल टू √3/2, a डॉट बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए बी। अब दोस्तों a डॉट बी का मतलब क्या होता है? a डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा है √3/2 इंटू ए बी। अब देखो ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो दोस्तों थीटा इज इक्वल टू कितना? तो 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। और कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए डॉट ए क्रॉस बी कितना होगा? तो दोस्तों ये जो ए क्रॉस बी होगा ना, ये जो ए क्रॉस बी होगा वो परपेंडिकुलर टू ए भी होगा और बी भी होगा। यानी इतना तो कंफर्म है कि ये चीज जो है वो परपेंडिकुलर टू ए होगा। तो ये चीज परपेंडिकुलर टू ए है और ये चीज ए है। आप समझ रहे हैं? तो दो लोग अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी
प्लस बी क्रॉस ए कितना होगा दोस्तों? ए क्रॉस बी जो होता है, अगर मान लो कि हम ऐसे अगर ड्रॉ करें, है ना, ऐसे ड्रॉ करें थोड़ा 3D में ड्रॉ करें जिसमें ये ए हो और ये बी हो, है ना दोस्तों, तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो ऊपर आएगा, ए क्रॉस बी जो आएगा वो ऊपर आएगा, और बी क्रॉस ए जो आएगा वो नीचे आएगा। आप समझ रहे हैं बात को? बी क्रॉस ए नीचे आएगा, है ना, और दोनों एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए लिखा है, और दोस्तों हम जानते हैं कि बी क्रॉस ए जो होता है ना, बी क्रॉस ए जो होता है वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी का उल्टा होता है। तो हम क्या करें, हम इस चीज़ की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तो दोस्तों फिर हमको क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए की जगह पे माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिखिए, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो दोस्तों हाथी माइनस हाथी, तो आंसर 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब नहीं 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 नहीं, आंसर 0 नहीं दोस्तों, आंसर 0 नहीं। अगर 0 लिख दोगे तब तो खत्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 0 एक स्केलर है और यहाँ 2 वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, या यूं कहे कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, आप जो बोलिए, लेकिन वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपको वेक्टर ही मिलना चाहिए, तो आंसर इसका नल वेक्टर होगा। ऐसे हड़बड़ी में काम नहीं करना है, ठीक है, नल वेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज 3:1, है ना। तो दोस्तों रिजल्टेंट मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ? रिजल्टेंट मैक्सिमम का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन में तो जस्ट ए प्लस बी करिए, है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/1, ऐसा करके दिया हुआ है। मतलब ये रिजल्टेंट मैक्सिमम हो गया, ये रिजल्टेंट मिनिमम हो गया। आप जानते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में, मिनिमम रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो हम ए प्लस बी करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ए माइनस बी करते हैं। अब बस इसी को सॉल्व कर लो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू दोस्तों 3a माइनस 3b। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि ए कितने के इक्वल होगा। तो एक काम करो, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4b, है ना। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2b, तो a इज इक्वल्स टू 2b हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अरे इसका मतलब b ही तो होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर b सही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी कितना होगा। तो दोस्तों जी की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, है ना। और एल में परसेंटेज एरर एल कितना दिया हुआ है? तो 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है? 100 प्लस माइनस 1 और सेकेंड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज एरर इन जी जो होगा, देखो 4 पाई स्क्वायर में तो कोई एरर होगा नहीं, ये तो नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एल, और परसेंटेज एरर इन एल कैसे निकलेगा? तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 100 करके निकलेगा, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी, तो 2 टाइम्स। और परसेंटेज एरर इन टी कैसे निकलेगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करके निकलेगा, है ना, दिस बाई दिस इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर लो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर डेसिमल को उड़ाए तो यहाँ 100 आएगा, और देखा जाए तो 100 से 100 एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ तो बस 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका कितना? 3%, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मेजरमेंट इफ वी आस्क टू फाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क अप्लाइंग ऑन सिस्टम, है ना। दोस्तों क्या है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने आपसे कहा था कि ये प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, या कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे, मॉडुलस वर्ड सुनना, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अब आप एक्चुअली नहीं जानते तो उसका कुछ ऐसे लिख लीजिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट क्या? टॉर्क, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए। तो इसका क्या होगा? प्रेशर वाला होगा, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और टॉर्क का क्या होता है? तो टॉर्क को तो हालांकि टाउ लिख लीजिए, लेकिन टॉर्क का वही होता है जो वर्क का होता है, ठीक है। तो इसी का डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए, तो फोर्स का हमने रटा हुआ है MLT
-2 एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा और टॉर्क का ml2t-2। क्लियर? अब इसी को सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो दोस्तों क्या बोला था आपसे, यही बोला था ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, यानी ऊपर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नीचे आपको टॉर्क लिखना था। ठीक है, सॉल्व करो तो m से m बेचारा कैंसिल हो गया। अब देखोगे तो एक l से एक l कैंसिल होगा, लेकिन एक l तो रहेगा, और t⁻⁻2 से t⁻�2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m तो रहा नहीं, तो m का पावर 0, और ये देखो l और l स्क्वायर मिल के l⁻³ हो जाए, अरे ऊपर जाएगा तो l⁻³ हो जाएगा। ठीक है, l⁻³ हो जाएगा, और t तो कट गया तो t�0 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, अच्छा हमसे पूछा है m⁴ l⁴b t⁴c हो, तो c की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी p, अच्छा p जो है वो डायमेंशनलेस है, वेरी गुड, इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा समथिंग समथिंग दिया हुआ है। अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है, x जो है डिस्टेंस है, k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा तो पहले k की वैल्यू हमको याद है ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो हम चाहें तो k का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, जूल का मतलब एनर्जी या वर्क, विच इज ml2t-2, और डिवाइडेड बाई केल्विन के लिए तो खैर k ही यूज़ होता है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए k यूज़ करते हैं। ये ऊपर जाएगा तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा ml2t-2k-1। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। और t जो है वो टेम्परेचर है ना, t टाइम नहीं है, t टेम्परेचर है। देन डायमेंशन ऑफ अल्फा विल भी कितना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि लॉग के अंदर में जो कुछ भी होगा ये सब डायमेंशन लेस होता है। तो हम तो पहले तो ये लिखेंगे कि के टी डिवाइडेड बाई बीटा एक्स, ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस का मतलब 1 है ना, m0 l0 t0 का मतलब ऐसा 1 ही होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बीटा, तो बीटा को जस्ट इधर भेज दोगे तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो के टी डिवाइडेड बाई एक्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमने निकाल रखा है ml2t-2k-1, और t टेम्परेचर है तो उसके लिए k यूज हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसके लिए l यूज हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल होंगी, l से l कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिला जुला के बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल गया कितना, तो m, l तो एक ही बचा, और दोस्तों t⁻⁻2 बचा, ml t⁻⁻2 बचा। क्लियर है? बाकी सब कुछ खत्म है। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अगर जब आप देखेंगे तो p का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही होगा जो अल्फा बाई बीटा, उसको एक साथ रखो और बाकी सब लोगों को एक साथ रखो, log e टू दी log kt डिवाइडेड बाई बीटा एक्स टू दी बेस e, एक साथ रखो। और दोस्तों हम जानते हैं कि पूरा का पूरा log डायमेंशनलेस होता है, तो डायमेंशनलेस होता है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जस्ट 1 रहेगा। वेरी गुड। अब p जो है वो भी डायमेंशनलेस है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी p है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा बाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला 1 होगा। अब यहाँ से बीटा को इधर लेकर चले जाओगे तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला है, और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला है, कितना है, तो ये है mlt-2। तो दोस्तों mlt-2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 और इतना। द परसेंटेज रिलेटिव एरर, ओ माय गॉड, बहुत सारा टाइम पीरियड दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करो, तुम ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड निकाल लो। कैसे निकालोगे, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 और डिवाइडेड बाई कितना, तो टोटल एक्सपेरिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा दोस्तों, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 4 20 और 5 25, हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1 1 2 3 4 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा तो ये 1.25 हो जाएगा, 125 25 625 होता है, तो 1.25 सेकेंड ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड आया। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए कि एरर कितना है।
तो एरर के लिए क्या करोगे कि हर एक्सपेरिमेंट में जितना एरर आया है, हर एक्सपेरिमेंट में जितना एरर आया उसका एवरेज निकालोगे। तो देखो पहले एक्सपेरिमेंट में कितना एरर, तो पहले एक्सपेरिमेंट में तो कोई एरर नहीं है क्योंकि 1.25, और यहाँ भी दूसरा एक्सपेरिमेंट में देखो तो ये 1.25 है, 1.24 है, तो ये 0.01 हो जाएगा। अरे 1.25 में से 1.24 को घटाओगे, प्लस 1.25 1.27 0.02 हो जाएगा, प्लस 1.25 1.21 तो ये 0.04 हो जाएगा, है ना, और प्लस 0.03 हो जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपको करना होगा 5 क्योंकि एक्सपेरिमेंट 5 है। तो मिला जुला के दोस्तों देखा जाए कितना आ रहा है, तो 4 3 7 8 9 10, है ना, यानी ये 0.1 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0.02 आ जाएगा, 0.02 सेकेंड, है ना। अब आपको टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू मिल गई, कितनी है बताइए, 1.25 सेकेंड, और डेल्टा टी मिल गया आपको कितना, 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो आपको परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या करें, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 करें, और क्या, तो डेल्टा टी कितना 0.02 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू कितना, तो 100 करो दोस्तों। बात समझ में आ रही है। डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, और मैं कहता हूँ कि 5 से ये 4 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5, और 8 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो 1.6% इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छा सब डिफरेंट डिफरेंट है, और कोई भी हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है, और उसमें से कोई भी डायमेंशन लेस नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन है। बट वी नो दैट कि इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, इक्वेशन में दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू सी एल एन बी डी, बहुत बढ़िया, होल्ड्स ट्रू, देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये कि ए डी इज इक्वल टू कितना दिया है, सी एल एन और बी डी ऐसा दिया है। तो एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि जो बी इंटू डी होना चाहिए ना, डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि बी का डायमेंशनल फार्मूला 1/d के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होना चाहिए, समझ गए आप। चाहे डी को ऊपर लेके जाओगे तो d टू द पावर -1 आएगा। खैर एक इक्वेशन हमको ये मिलता है। दूसरा इक्वेशन कि ए डी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दोस्तों, वो सी का डायमेंशनल फार्मूला और एल एन बी डी का डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा। और एक चीज़ हम बहुत भली भांति जानते हैं कि एल एन पूरा का पूरा भी डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको मिला कि ए डी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू सी का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब आइए सारे ऑप्शंस को चेक किया जाए। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, सी डिवाइडेड बाई बी डी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला की इक्वल हो जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो दोस्तों ए डी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम इस वाले टर्म को देखें, इस वाले टर्म को देखें, चाहे पहले इसी वाले टर्म को देखो, तो दोस्तों यहां से बताओ बी डी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, मतलब हम अलग अलग से अगर देखें, सी डिवाइडेड बाई बी डी अगर किया जाए, है ना, तो दोस्तों बी डी का डायमेंशनल फार्मूला तो 1 है। ये देखो बी डी का डायमेंशनल फार्मूला कितना 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, सी के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल आ जाएगा। अब थोड़ा इसको देखो ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, इसको चेक किया जाए तो हम देख सकते हैं कि ए और डी का डायमेंशनल फार्मूला सी के इक्वल है। तो हम ए डी के स्क्वायर की जगह पे, है ना, ए डी इक्वल टू सी है, तो ये ए डी का स्क्वायर है का मतलब ये सी का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई सी, तो मिला जुला के ये सी ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सही है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सी आ रहा है और इस पूरे का भी सी आ रहा है, और उन दो लोगों को बिल्कुल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। लेकिन हमको क्या पता करना है, नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, मतलब हमको वो पता करना है जो पॉसिबल नहीं है। चलिए तो बी नंबर ऑप्शन को चेक किया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखते हैं। तो दोस्तों ए बी और सी के बीच का रिलेशन हमको कहीं ना कहीं ढूंढना है ना, ऐसा हमको करना है। तो बी सी कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो एक काम ये कर लो,
एक काम ये कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और ना डिवाइड करो। इससे देखो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि डी और डी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, है ना, क्योंकि हमको इसमें डी नहीं चाहिए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लें दोस्तों, तो बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, है ना, इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा। तो मिला जुला के डी से डी कट जाएगा और हमको मिल जाएगा अब बी बाई ए इज इक्वल टू 1/c, है ना। तो हम c को इधर भेजें, a को इधर भेजें, तो हम कह सकते हैं कि bc का डायमेंशनल फार्मूला a का डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है बी स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर किया जाए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला ए स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब सही है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला ए स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है। समझ रहे हैं? चलिए इसको चेक करते हैं, ए बाई बी माइनस सी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन में है ए बाई बी माइनस सी। तो हमको यही देखना है कि ए बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला सी के इक्वल है कि नहीं। तो दोस्तों इसको देखो, इसको इक्वेशन नंबर ना तुम 3 मानो, ठीक है, और बस पलट दो, इक्वेशन को रिवर्स कर दो, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए बाई बी इज इक्वल टू सी, हालांकि ये डायमेंशनल फार्मूला की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू सी का यानी ए बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला सी के इक्वल होगा। तो ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है 3 सही है, तो चौथा ही गलत होगा, यही गलत होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। लेकिन चेक भी कर लो, ए माइनस सी बाई डी लिखा हुआ है, डी में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई, सॉरी, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई डी लिखा हुआ है, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई डी लिखा हुआ है ना, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। तो ए सी और डी को हमको चेक करना है। हाँ तो यहाँ है देखो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी है, एक्चुअली ए डी इज इक्वल टू सी है ना। तो क्या लग रहा है, ए और सी का डायमेंशनल फार्मूला कभी सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि ए को जब आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जो मिलेगा उसका डायमेंशनल फार्मूला सी के इक्वल होगा। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ए का डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट इक्वल टू सी का डायमेंशनल फार्मूला। इसका मतलब हम कभी भी ए में से सी को घटा ही नहीं सकते हैं, है ना दोस्तों। यानी ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म ये हो गया नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हालांकि रिलेशन तो ये गलत है, ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर वायर है जब मास इतना, रेडियस इतना और लेंथ इतना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजर ऑफ इट्स डेंसिटी विल बी कितना। ठीक है, तो दोस्तों हमको बताना है कि कोई वायर है, उसका रेडियस हमको दिया है, हमको लेंथ दिया है ना, और मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ, और हमसे डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो डेंसिटी जिसको रो से डिनोट किया जाता है वो होता है मास अपन वॉल्यूम। तो मास है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब हमको एरर इन रो चाहिए, है ना। तो पहले तो ये बताओ कि मास लिखा कितना हुआ है। वो लिखा हुआ है 0.6 प्लस माइनस 0.006, और ये हो गया आपका ग्राम। ठीक है, रेडियस कितना है 0.5 प्लस माइनस 0.005, और ये है मिलीमीटर। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, तो 4 प्लस माइनस 0.04 और सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, परसेंटेज एरर इन, अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन मास लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस लिखेंगे प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ लिखेंगे, क्योंकि लेंथ का पावर 1 है। अब बस लिखते चलो, बताओ परसेंटेज एरर इन मास कितना होगा, दिस बाई दिस इंटू 100 करोगे, 0.006 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू कितना 100। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, हाँ परसेंटेज एरर रेडियस निकालना है, तो 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5 और इंटू कितना 100। ठीक है, प्लस परसेंटेज इन लेंथ निकालना है, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू कितना 100। सही है। अब देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ जाएगा, यानी 0.6 है ये, और नीचे भी यानी सब खत्म 1 बचेगा यहाँ। ठीक उसी तरीके से 100 इससे मल्टीप्लाई होगा 0.5, ये भी सब खत्म। और ठीक उसी तरीके से नहीं, ये आएगा तो
एक सेकेंड, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है सही है। हाँ ये भी तो कैंसिल हो जा रहा है, ये 4 डिवाइड, सब खत्म हो गया इसमें भी। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना है, तो 1 + 1 + 1 3% इज द आंसर, समझ रहे हो, 3%, विच इज ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। अच्छा, मतलब हुआ क्या ना कि एक सिंपल पेंडुलम को छोड़ दिया गया, जब उसने 100 बार ऑसिलेट कर लिया तब देखा गया कि कितना टाइम उसमें लगा है। तो एक बार चेक किया गया तो 90 सेकंड, एक बार 91, 95 और 92। द मिनिमम डिवीजन ऑफ द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, और जिस क्लॉक से आप ये मेजर कर रहे थे उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेकेंड है, यानी मिनिमम वो 1 सेकेंड मेजर कर सकता है, सही है, उससे कम मेजरमेंट वो नहीं ले सकता है, ठीक है। मतलब ये मेजर करेगा ना तो या तो 1 सेकंड, नहीं तो 2 सेकंड, नहीं तो सीधे 3 सेकंड, नहीं तो 4 सेकंड, वो 1.5 सेकंड मेजर नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, 2.5 सेकंड 3.5 सेकंड मेजर नहीं कर पाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज आएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको फाइनल आंसर बताना है, यही है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू निकालो, क्या करोगे, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करोगे, तो 90 + 91 + 95 + 92 और डिवाइडेड बाई कितना 4 करोगे, 4 करोगे दोस्तों, तो बताओ कितना आ रहा है। तो 5 × 2 = 7, 1 8, 8 है ना, और 9 चौका 36 और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अभी करोगे तो 9 चौका 36, ये 92 सेकंड आंसर आया, यानी दोस्तों टाइम पीरियड 92 सेकंड आ रहा है इसकी ट्रू वैल्यू। अब रही बात डेल्टा टी निकालने की, तो क्या करें, इसमें और इसमें एरर देखो तो कितने का है, 2 सेकंड का है, प्लस इसमें और इसमें कितना है, तो 1 सेकंड का है, इसमें कितना है, तो दोस्तों 4 सेकंड का है, आप समझ रहे हैं, और इसमें कितना है, तो कोई एरर नहीं है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम लोग। अब बात समझ रहे हैं, 1 मिनट, कोई गड़बड़ नहीं ना है, गड़बड़ हो गया देख लो, इसमें और इसमें 3 ही सेकंड का एरर है ना, 3 सेकंड का एरर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/4 सेकंड, है ना, का मतलब हुआ 1.5 सेकंड, क्लियर। तो टाइम पीरियड आपको कितना लिखना चाहिए, तो टाइम पीरियड आपको लिखना चाहिए 92 ± 1.5 सेकेंड, क्लियर है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, हालांकि दे सकता था, दे देता, आप उसको टिक लगा देते, लेकिन आप गलत हो जाते, पता है क्यों, क्योंकि जिस घड़ी से आप इसको मेजर कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि या तो, अब जैसे ये तो ठीक है 92 है, अगर ये भी 92 पॉइंट समथिंग आता ना तो हम उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर में ले आते, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, है ना, मतलब 90 सेकंड, 91, 92, 93 इस तरीके से लिखते हैं। अब बात समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये तो सही लिखा है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये घड़ी कभी भी 1.5 सेकंड मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो राउंड ऑफ करिए, हटाइए डेसिमल को, मतलब ये 1 सेकंड 2 सेकंड मेजर कर सकता है, ये डेसिमल प्लेस को मेजर नहीं करेगा। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो दोस्तों ये 5 है, तो सामने वाला अगर ऑड होता है तो उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, आपको याद होगा। तो जब इसमें एक ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 92 ± 2 सेकेंड इज दी आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बढ़े, वेरी गुड। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड द एज लेंथ आर मेजर्ड एज, और इतना इतना, अच्छा मास मतलब एक क्यूब है और आपको क्यूब का क्या क्या दे दिया है, क्यूब का मास दे दिया, कितना दे दिया दोस्तों, कितना दे दिया मास, तो दे दिया 10.00 ± 0.10 और किलोग्राम, ठीक है। और लेंथ दे दिया, वो कितना दे दिया, तो वो दे दिया 0.10 ± 0.01 और ये मीटर, सही है। और आपसे क्या बताना है कि द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो दोस्तों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम जो होगा वो L क्यूब होगा। तो आप बताइए आपको क्या बताना है, एरर इन मेजरमेंट बताना है, यानी कहीं ना कहीं आपको डेल्टा रो बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा रो। अच्छा पहले काम करो, ये जो कुछ भी आएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है x ± डेल्टा x के फॉर्म का आएगा। तो पहले तुम x निकाल लो, x निकाल लो दोस्तों, x निकाल लो, ठीक है, x कितना होगा ये निकाल लो। इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी की ट्रू वैल्यू पहले निकाल लो, क्योंकि तुमको
केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, यानी तुमको एब्सोल्यूट एरर चाहिए। एब्सोल्यूट एरर के पास यूनिट या डायमेंशन होता है, लेकिन रिलेटिव एरर के पास नहीं होता है। फ्रैक्शनल एरर पूछे या फिर परसेंटेज एरर पूछे, उसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही होता है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स करना है, तो इसका और इसका यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो हमको कहीं ना कहीं अगर इसका एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो हम निकाल तो डायरेक्ट नहीं पाएंगे, हमको उसके लिए फ्रैक्शनल एरर निकालना होगा, और फ्रैक्शनल एरर के लिए हमको एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्स निकाल लीजिए। तो एक्स क्या है? ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू के लिए वही किया जाता है जो करने को कह रहा है, यानी मास को एल क्यूब से डिवाइड करो। तो मास कितना है? 10 है, और एल क्यूब कितना है? तो एल क्यूब है 0.1 दोस्तों। तो 0.1 का होल क्यूब कर लो, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ बनेगा, तो ये 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू, मास का पावर तो 1 है, तो ये जस्ट हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम, विच इज 0.1 डिवाइडेड बाई 10, है ना। मैं वो डेसिमल उसमल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना प्लस, लेकिन एल क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल की जगह पे लिखा जाएगा 0.01 और डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करना है हमको, हमारा आंसर मिलेगा। तो दोस्तों डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है ये आ जाएगा 0.01, है ना। ये बात आप समझ गए। प्लस इसको डेसिमल को उड़ाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? इसको उड़ा दोगे तो नीचे में 100 जाएगा, और इसको उड़ा दोगे तो ऊपर में 10 जाएगा, समझ रहे हो। और तब 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मतलब 0.3 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 0.31, समझ गया। और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x की वैल्यू है 10⁴। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 10⁴ टाइम्स 0.31। ठीक है, तो 0.31 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3100 kg पर मीटर क्यूब का एरर इसमें आएगा। ठीक है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये एक बोनस क्वेश्चन है। देखो एक्चुअल में इसको पूछना था क्या? इसको फ्रैक्शनल एरर पूछना था, आप समझ रहे हैं। फ्रैक्शनल एरर पूछना था तो यहाँ लिखना चाहिए था कि द फ्रैक्शनल एरर या द रिलेटिव एरर, और उसको तब यूनिट नहीं देना चाहिए था, तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इसने एरर पूछा है, एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको एक्स से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा आपको। तो ये बोनस क्वेश्चन है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बोनस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा। ठीक है, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज कितना? अच्छा, एक स्फीयर है, उसके सरफेस एरिया का रिलेटिव एरर दिया हुआ अल्फा, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम का रिलेटिव एरर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्फीयर का रेडियस अगर आर है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब एक काम करते हैं, हम ना v और a के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं, r को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें? तो मैं कहता हूं कि अगर इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर दें और इस इक्वेशन का क्यूब कर दें तो क्या होगा? ये r⁶ और ये भी r⁶ हो जाएगा। अरे इसका स्क्वायर करोगे तो r⁶ हो गया, इसका क्यूब करोगे r⁶, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, तो r⁶ गायब हो जाएगा। समझ गया? वेरी गुड। तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 का क्यूब। ठीक है, यानी v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का क्यूब करने जा रहे हैं, है ना। अब एक काम करो दोस्तों, ये और ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसके जगह पर बस तुम k लिख दो। ठीक है, क्योंकि एरर में इस कांस्टेंट का कोई रोल आएगा नहीं। और बाकी r का क्यूब का जो स्क्वायर है वो r⁶ होगा, और r स्क्वायर का क्यूब भी r⁶ कैंसिल हो जाएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा समथिंग k टाइम्स a का क्यूब, स्क्वायर को इधर लेकर चले आओगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा समथिंग k टाइम्स a⁻³ 3/2। हालांकि k⁻ भी 1/2 होना चाहिए था। अरे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, है ना।
तो k का पावर भी 1/2 लिखना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट का रूट भी कांस्टेंट ही होता है, तो इसीलिए मैंने k ही रहने दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन v बाई वी, सॉरी फ्रैक्शनल एरर इन v विच इज इक्वल टू डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3/2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a बाई a, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। अब यही चीज़ अल्फा दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा v बाई वी जो होगा वो 3/2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 3/2 टाइम्स अल्फा विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में तो 3 लोगों का जिक्र है, जी, एच और सी। तो जी जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब हो गया mLT-2, मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, और पर केजी स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर, क्योंकि केजी मास का यूनिट होता है। अब यहाँ से हम जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर निकाले तो क्या मिलेगा, एक m से एक m जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो m कूद के ऊपर जाएगा, m⁻⁻1, l का क्यूब हो जाएगा और t⁻²। तो ये हो गया आपका जी का डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए आप, बोलिए जल्दी, जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब क्या है कि हम किसका निकालेंगे, जल्दी बोलो, h का निकालते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है दोस्तों जूल इंटू सेकेंड, है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल होता है एनर्जी के लिए, तो mL/T-2, और सेकेंड होता है टाइम के लिए। तो यहाँ से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा mL/T-1, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सी का मतलब हुआ स्पीड। तो स्पीड का मीटर पर सेकंड विच इज LT-1 होता है, सही है। अब हमको ना बताना है कि लेंथ इन लोगों के साथ कैसे रिलेटेड है। तो दोस्तों मान लो लेंथ जो है वो समथिंग k टाइम g का पावर a, h का पावर b और c का पावर c है ना। तो बस वही a b c और निकाल लेना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा m0 l1 और t0 हो जाएगा, ठीक है। k का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं, g की जगह पे क्या लिखोगे, तो m-1 l3 और t-2 का पावर a, सही है। h की जगह क्या लिखोगे, h की जगह पे क्या लिखोगे, तो h ये रहा आपका, तो mL2T-1 का पावर कितना b, और c है ये, तो c की जगह पे लिखा जाएगा LT-1 का पावर c, सही है। अब ना सारा m सारा l सारा t इकट्ठा करो, तो m0 l1 t0। दोस्तों यहाँ m टू द पावर होगा -a, यहाँ है b और वहाँ कितना हो जाएगा, वहाँ तो m है ही नहीं, छोड़ दो, तो बस इतना ही रहेगा -a + b, वेरी गुड। उसके बाद l को देखो, तो ये हो जाएगा 3a, ये कितना हो जाएगा 2b, और वो कितना हो जाएगा l + c हो जाएगा। और t को ढूंढोगे तो यहाँ -2a, यहाँ -b और यहाँ -c, ठीक है। अब एक चीज़ हम जानते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे कि -a + b = 0 होगा, -a + b = 0 होगा, ठीक है। और 3a + 2b + c = 1 होगा, 3a + 2b + c = 1 होगा, ठीक है। 3a + 2b + c, -2a - b - c = 0 होगा, -2a - b - c = 0। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में अगर 2 और 3 को मैं ऐड करूँ ना दोस्तों, तो देखो क्या होगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा और तुमको ए और बी का रिलेशन मिल जाएगा, और यहाँ भी एक ए और बी का रिलेशन है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम 2 और 3 को ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो 3a - 2a ए हो जाएगा, और 2b - b जो होगा वो जस्ट b हो जाएगा, और ये तो कैंसिल ही हो गया, = जस्ट 1 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। अब मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और 4 को ऐड कर दो, 1 + 4 कर दो, तो इससे क्या है कि a और -a कैंसिल हो जाएगा, और आपको 2b = कितना मिल जाएगा, तो दिस + दिस = 1, यहाँ से b = आपको मिल जाएगा 1/2, है ना। और बाई इक्वेशन 1 हम b की जगह -a है ना, प्लस b की जगह पे अगर 1/2 हम रख दें तो -a इधर जाएगा, तो a = भी 1/2 आ जाता है, ठीक है। a = भी 1/2 आ जाता है। ये क्या हो गया भाई, सही है। आगे बढ़े, अब हमको c की वैल्यू निकालनी है, तो कोई सा इक्वेशन ले लो, इसी को ले लो, बाई इक्वेशन 3 ले लो,
बाई इक्वेशन 3 ले लो, तो -2 ए की जगह 1/2 लिखना है, बी की जगह भी 1/2 लिखना है, माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब सी को इधर लेके आ जाओ तो सी तो प्लस में आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना है, तो ये है -1 और -1/2, तो ये हो जाएगा -3/2। इसका मतलब हुआ कि जो लेंथ होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए समथिंग के टाइम्स जी का पावर ए। जी का पावर ए ही लिया था ना हमने, कहाँ गया, हाँ ये देखो, जी का पावर ए, एच का पावर बी और सी का पावर सी लिया था, ठीक है। तो जी का पावर ए की जगह पे कितना आया था, ए की जगह पे देखो ये रहा, है ना, 1/2 1/2। एच का पावर बी और बी की जगह पे भी 1/2, ठीक है। और दोस्तों सी का पावर -3/2, अच्छा -3/2 नीचे चला आएगा, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा समथिंग के टाइम्स जी टू द पावर 1/2 एच टू द पावर 1/2 और इसको तुम लिख सकते हो सी टू द पावर 3/2, ठीक है। अब एक काम करो दोस्तों, सारा 1/2 को ना अलग करो, तो मिला जुला के हो जाएगा के टाइम्स जी एच डिवाइडेड बाई सी क्यूब का पावर 1/2। ये बात तुमको समझ में आई, फिर अंदर भेजोगे तो यही आपको मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब रूट होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल समथिंग के टाइम्स अंडर रूट जी एच डिवाइडेड बाई सी का क्यूब। तो अब हालांकि पावर में ही दिया हुआ है, जी एच डिवाइडेड बाई सी के क्यूब का पावर 1/2 दिया हुआ है, मतलब यही चीज़ दिया हुआ है ना, के नहीं इसमें दिया है, लेकिन ठीक है, क्लियर, के की वैल्यू 1 होगी, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, तो ये कहता है कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस डिटरमाइन विच वन इज द करेक्ट कहाँ, हाँ, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास, आर इज रेडियस, मतलब बताना है कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है। दोस्तों अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ लेंगे तब तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद रहता है कि किसी भी सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट जो है अगर एम मास के प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, बस। अब ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो किस में दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा होता तो अब तो आपको फार्मूला याद होता, आप डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन हमको डायमेंशन से चेक करना है, तो डायमेंशन से चेक करना है तो सेकंड मेथड आप लगाइए डायमेंशन वाला। तो देखो पहले तो हमको जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा, और हम बात जानते हैं कि जी जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो न्यूटन का मतलब MLT-2, मीटर स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर का मतलब M स्क्वायर। अब एक M कैंसिल होगा, मिला जुला के m टू दी पावर -1 और L स्क्वायर और L मिल के L का क्यूब बन जाएगा और T टू दी पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमको क्या चाहिए, हमको टी स्क्वायर चाहिए ना, टाइम का स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ टी का पावर -2 है, तो जाहिर सी बात है जी जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, जी जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तब ना टी टू दी पावर -2 कूद के ऊपर जाकर टी टू दी पावर 2 बनेगा, जी नीचे होना चाहिए। एक बात समझ में आई। उसके बाद देखो दोस्तों, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हमको एल को भी कैंसिल करना है, एम को भी कैंसिल करना है। तो अब अगर तुम जी नीचे लिखते हो तो यानी इस चीज़ को तुम नीचे लिखते हो, मैं इसी चीज़ को नीचे लिख देता हूँ, छोड़ो हटाओ, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, m-1 एल क्यूब और टी टू दी पावर -2, ठीक है। हमको क्या करना है कि m को कैंसिल कर देना है, तो m को कैंसिल कब करोगे, जब बगल में यहाँ m आएगा तब ना m से m कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, m आएगा तब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मिला जुला के m बगल में होना चाहिए। और l कहाँ होना चाहिए, अरे r जो है वो एक तरीके का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो उसके लिए l आता है, तो l कहाँ होना चाहिए, तो l ऊपर रखोगे, एक सेकेंड, यहाँ l का क्यूब है, इसको खत्म करना है, एल का क्यूब खत्म, क्योंकि हमको आंसर में बस टी टू दी पावर 2 चाहिए, तो ये तो वैसे भी कूद के ऊपर जाएगा, टी टू दी पावर 2 बनेगा, बात को समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऊपर में एल का क्यूब होगा तब तो एल का क्यूब और एल का क्यूब जो होगा वो कैंसिल होगा, ये वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो मिला जुला के देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं जी एम और ऊपर में आर क्यूब और बाकी कोई कांस्टेंट रहेगा अपना, तब ये टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा दूसरे हिसाब से बता दिया। अब इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही कुछ मैच करेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे पता है, आप तो बारी 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 से LHS RHS LHS RHS चेक करके देख लेना किसका आ रहा है, जिसका आ रहा होगा वो सही है, लेकिन ऐसे भी आप सीखिए, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना सीखिए।
समझ रहे हैं? स्मार्टनेस दिखाना सीखे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 18xy, और आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। आप बात को समझ रहे हैं? क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में एक्स क्यूब का तो यही होगा 3x स्क्वायर बस, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स भी तो करोगे, इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस का साइन दो। अब पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब जितना डी वाई बाई डी एक्स है उसको इकट्ठा करो। तो दोस्तों एक तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको ले आओ इधर। तो ये 18 अंदर जाके, और जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 18x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस साइड में क्या बचा 18y, और इसको भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लोगे तो 3y स्क्वायर प्लस कितना 18x, और ये हो जाएगा आपका 18y माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नीचे भेज दो तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 18y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर प्लस 18x। अब ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। एक सेकेंड गड़बड़ हो गया ना, यहाँ माइनस 18x है, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लो जो तुमको दिख रहा हो। तो ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और ऐसा ऑप्शन एक ही है बस ये वाला, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 3 माइनस 2s और इंटू डी एस को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अंडर रूट का मतलब होता है अंडर, ये s लिखा हुआ है ना, s लिखा हुआ है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, अब देखो ये एक लीनियर फंक्शन है, ये लिखा हुआ है ax प्लस बी, a की जगह -2, x की जगह s है और b की जगह पे 3 है, तो लीनियर फंक्शन रहे। तो जैसा डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा, सॉरी जैसा इंटीग्रेशन हमने सीखा हम वैसा कर देंगे, और x जो कि यहाँ s है उसके कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिवाइड करना होता है, तो करते हैं। तो पहले बताओ हाथी टू दी पावर समथिंग रहे तो क्या करते, तो पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2s का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अब क्या किया जाए, s के कोफिशिएंट विच इज -2 को बाहर निकाल के आपको डिवाइड करना होगा और लिखना होगा प्लस c। तो द फाइनल आंसर इज 3 माइनस 2s टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये भी तो 3/2 होगा, तो माइनस में 3/2 इंटू 2। अब देखो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -1/3, 3 माइनस 2s टू द पावर 3/2 एंड प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है? 3/2। आई थिंक यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x, y एंड z बी 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। अच्छा, x, y और z के डिफरेंट डायमेंशंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस मस्ट बी मीनिंगलेस। अच्छा, कौन इसमें से बिल्कुल मीनिंगलेस है, कौन पॉसिबल नहीं है? तो पहला कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि x बाई वाई इज इक्वल टू जेड, बिल्कुल ये मीनिंगफुल है, ऐसा होता है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करेंट होता है, तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो चाहे हमने ये भी पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल्स टू F बाई एम, फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, आओ ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ये कह रहा है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, नो 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 नो, ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। दो डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उनको ऐड नहीं किया जा सकता है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, तो ये मीनिंगलेस हो गया दोस्तों। तो हमारे लिए यही हमारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन बाकी भी चेक कर लो, क्योंकि स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। आओ सी को देखते हैं, सी को देखते हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल टू जेड है, तो ये एक्स इंटू एक्स
इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट टाइप के डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ का किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल है, तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है। इसको देखते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन को पर थोड़ा हम लोग विशेष ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉसिबल है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो उनका ऐड पॉसिबल नहीं है, यहीं पे आप फंस गए। ये पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो दोस्तों x इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, x इज इक्वल टू ले लो, मान लो मीटर स्क्वायर ले लो ना, मीटर क्यूब ले लो। x इज इक्वल टू क्या ले लो? मीटर क्यूब, है ना। मीटर क्यूब का मतलब वही लेंथ का क्यूब ले लो, लेंथ का क्यूब ले लो लेंथ का क्यूब ले लो, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है? ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है एक तरीके से देखा जाए, समझ गए? लेंथ का क्यूब वॉल्यूम ही तो आएगा। और y जो है वो लेंथ का स्क्वायर ले लो। एक सेकंड, y क्यूब है ना, ये y क्यूब है, सॉरी y क्यूब था, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो ये ले लो, तो ये क्या हो गया? ये तो एरिया हो गया। अब तुम एक बात बताओ यार, जब तुम एक्स स्क्वायर करोगे, जब तुम डी निकालोगे तो एक्स स्क्वायर करोगे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? एल क्यूब का स्क्वायर करोगे, एल क्यूब का स्क्वायर करोगे, और प्लस जब तुम इसका क्यूब करोगे तो एल स्क्वायर का क्यूब करोगे, तो मिला जुला कि ये भी एल टू दी पावर 6 और ये भी एल टू दी पावर 6, मतलब डायमेंशन वाइज हम देख रहे हैं, हम डायमेंशन वाइज देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम सीधा सीधा दे तभी बोलेंगे कि वो ऐड नहीं हो सकता है, अदरवाइज स्क्वायर स्क्वायर करके दे तब आप ऐड कर सकते हो सकता है कि स्क्वायर करने से और इसको क्यूब करने से इनका डायमेंशन सेम हो जाए, जैसे यहाँ सेम हो गया। शुरू में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब आएगा, इसका एल स्क्वायर आएगा, तो बिल्कुल सीधा सीधा तो ऐड नहीं होगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर किया और इसका क्यूब किया, तो दोनों का एल टू दी पावर 6 एल टू दी पावर 6 है, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, है ना दोस्तों, फिर प्लस का साइन दो, अब पहले वाले को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन में साइन सबसे बाहर है, तो उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो cos 1/x हो जाएगा, अंदर जाओगे तो 1/x मिला, और 1/x का डिफरेंशिएशन रटा हुआ है -1/x² होता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मिला जुला के आंसर आ गया 2x साइन 1/x, और ये माइनस साइन सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा cos 1/x, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, कहता है d/dx और log tan x, ठीक है। तो सबसे बाहर कौन है? log। अच्छा दोस्तों एक चीज़ है, मतलब जनरली मैंने कहा कि अब हमने log पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हम बेस में 10 मानते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब चीज़ें बहुत सिंपल दिख रही हो तो आप बेस में e मान सकते हैं, मतलब 10 और e में से कुछ माना जा सकता है, और इस क्वेश्चन में e मान के सॉल्व किया गया है, क्योंकि आप 10 मान के सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप e माने, मतलब ये ln tan x लिखा हुआ है, तो ln x का 1/x होता है, तो ln tan x का 1/tan x होगा, और फिर आप अंदर जाएंगे तो tan x मिला, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो एक काम करिए, इसको साइन कॉस में तोड़िए, तो tan x क्या होता है? साइन x बाई कॉस एक्स, तो कॉस कूद के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x बाई साइन x, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, अरे सेक कॉस का उल्टा होता है, अब एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से हमको मिल रहा है 1/sin x इंटू cos x, क्लियर। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो दोस्तों ये नीचे वाला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये sin 2x बन जाएगा, ये टोटल मिलके sin 2x, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, और sin 2x जब ऊपर जाएगा तो cosec 2x में बदल जाएगा, क्योंकि sin का उल्टा cosec होता है, तो ये हो जाएगा cosec 2x, तो 2 cosec 2x इज द आंसर, 2 cosec 2x इज द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, चलो इस वेक्टर को हम लोग ए मान लेते हैं, विच इज कितना
2i प्लस 3j प्लस 2k, और इसको b मान लेते हैं, विच इज i माइनस 2j प्लस 3k। और आपको करना क्या है, आपको इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग करना है। इसका मतलब a का कंपोनेंट b के अलोंग तोड़ना है, का मतलब आपको a cos थीटा चाहिए, आपको चाहिए a cos थीटा। तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। अरे इसको इधर लेके चले आओगे तो a डॉट बी ए बी cos थीटा होता है, लेकिन आपको a cos थीटा चाहिए तो b को नीचे ले जाना होगा। अब डॉट पर डॉट कर लो, तो i का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई b। तो b का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो हो जाएगा √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मिला जुला के हो जाएगा ये 1 + 4 + 9 कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो नीचे में हमको लिखना होगा √14। अच्छा जी, तो ये तो -6 से -6 कैंसिल हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई √14 इज द आंसर। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फेयर। अच्छा जी, एक स्फेयर है जो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब इधर जा रहा होगा, इधर ऐसे ऐसे करके लगातार ये फैल रहा होगा, ठीक है, लगातार फैल रहा होगा। ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर, किसी भी टाइम पे उसका जो रेडियस है वो आर है। हुज टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, हाँ बस फैल रहा है, इसका मास बढ़ घट नहीं रहा है, हो सकता है गर्मी की वजह से फैल रहा हो। द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। अच्छा, जो डेंसिटी यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, डेंसिटी हर जगह सेम है। द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी 1/ρ d/dt, ये कांस्टेंट है, मतलब ऐसा टर्म अगर आपको कहीं मिल गया तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, अच्छा जैसे मान लीजिए यही वाला जो पॉइंट है वो किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, फैल रहा होगा तो सारे पॉइंट जो है किसी ना किसी वेलोसिटी से दूर जा रहे होंगे एक दूसरे से, तो यही बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है आपको बताना है, आर के है, r⁻⁻1 के। दोस्तों तो क्या किया जाए, सबसे पहले बात डेंसिटी की हो रही है तो डेंसिटी तो लिखा जाए। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और दोस्तों मास को मास ही रहने दो, वॉल्यूम को लिख दो 4/3 पाई आर का क्यूब, समझ गया, आर का क्यूब ऐसा है। अब कहीं ना कहीं d/dt करना है ना, d/dt करना है, लेकिन 1/ρ d/dt आना चाहिए। तो ये तो कर सकते हैं ना, d/dt कर लेंगे और उसके बाद रो से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पता है मैं इसको दो तरीके से करूँगा। एक मैं अपना स्मार्ट तरीका दिखाता हूँ आपको, एक तरीका मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, ln ले लूँ। तो ln रो का जब डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे ना तो 1/ρ d/dt डायरेक्ट ही आ जाएगा ये, तो ये काम मैं करना चाहता हूँ। और बाकी मैं जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको जस्ट k मान लो, तो एक काम करो ना, रो इज इक्वल टू समथिंग k इंटू लिख लो, इंटू k इंटू r⁻³ ऐसे करके लिख सकते हो। अब दोनों साइड अगर तुम लॉग ले लेते हो, ln रो ले लेते हो, ln रो इज इक्वल टू k r-3, और इसका तुम ln ले लेते हो दोस्तों, है ना। तो एक चीज़ तो है कि ln रो इज इक्वल टू हो जाएगा ln k और प्लस ln r⁻³ अब पावर -3 सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln रो इज इक्वल टू ln k -3 ln r, समझ गए, ऐसा है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो ln रो का 1/ρ d/dt, आप समझ गए, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, -3, और ln r का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ln r का हो जाएगा 1/r और dr/dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, v का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है, v का मतलब है कि ये जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है। अरे ये वाला पॉइंट जिस रेट से आगे बढ़ेगा उसी रेट से ये रेडियस बढ़ेगा। ये अगर 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर आगे चला गया तो रेडियस भी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं v इज नथिंग बट dr/dt, तो इस dr/dt की जगह हम v रख लेंगे। तो दोस्तों देखो हमको क्या मिलता है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने कहा है कांस्टेंट है, तो इसकी जगह कुछ c लिख लो, है ना। तो c इज इक्वल टू आ रहा है -3
और डी आर बाई डी टी की जगह हम v लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाई हम क्या लिख लेते हैं, r लिख लेते हैं। अब यार ये 3 -3 भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो -3 को इधर भेजोगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो मिला जुला के देखा जाए तो v बाई आर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, यानी v इज इक्वल टू k इंटू आर, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो करिएगा। आप ये करिएगा कि डी रो बाई डी टी डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो जो इक्वेशन मिलेगा, तो डी रो बाई डी टी तो मिल गया, उसको इस वाले इक्वेशन से डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 1/रो डी रो बाई डी टी, समझे? तब भी आंसर आ जाएगा, वो करके तुम देखना और बताना कि हुआ कि नहीं। क्लियर? मुझको लगा कि ln ले लेना चाहिए तो मैंने log ले लिया। आगे बढ़े, चलिए ये आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है दोस्तों, इधर आते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको x टू दी पावर 1/7 लिख सकते हैं? अरे 7th रूट ऑफ x को x टू दी पावर 1/7 लिखोगे, और प्लस कितना, तो ये आपका 10x है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है, अच्छा dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, उसका dy बाई डी एक्स करो। तो क्या करोगे, पावर सामने आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, और प्लस इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1/7, और x टू दी पावर यहाँ से आपको मिल जाएगा -6/7, ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, तो dy बाई डी एक्स है। अब आपको करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये फिर से पावर सामने आएगा, पावर सामने आएगा तो इसको क्या बना देगा, -6/49 बना देगा, और -6/7 -1, पावर में से 1 माइनस होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, सबसे बाहर कौन है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 sec x, अरे x स्क्वायर होता तो 2x होता, हाथी स्क्वायर होता 2 हाथी होता, तो सेक स्क्वायर एक्स है या सेक एक्स स्क्वायर है तो 2 sec x होगा। अंदर जाओगे तो सेक एक्स मिला, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू दोस्तों, एक सेकेंड इसको ऊपर ले जाओ, हाँ सेक एक्स इंटू 10x, सही है, सेक एक्स इंटू 10x। तो मिला जुला के ये कितना आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 49 x टू दी पावर, और ये 7 इधर जाएगा, तो दोस्तों 7 है 6 कितना होता है, 13 होता है। तो -13/7 प्लस 2 सेक एक्स मिलकर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू कितना 10x। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, हमको लग रहा है नीचे ही वाले चेक करिए, -6/49 किस में है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ना जी, तो ये तो नहीं होगा, इसमें प्लस में है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। दूसरा वाला चेक कर लो, दूसरे वाले में यहाँ प्लस है, तो ये तो नहीं होगा, बस यही एक रहेगा, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी पहला वाला भी चेक कर लो, 1/7 x टू दी पावर -6/7 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये सारा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, थैंक यू सो मच।